अरे वैसे तुम लोगों के पास इतना टाइम होता है कि रिकॉर्डिंग को दोबारा देख पाओ, मतलब। सर आगे काम पड़ेगा सर। कभी कभी देखना पड़ता है पीछे। अच्छा, ऐसा क्या? नोट्स से काम नहीं चलता क्या? मतलब जनरली, पर्सनली स्पीकिंग, मेरे लिए क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच ए रिकॉर्डेड वीडियो, क्योंकि वो टैगिंग वैगिंग तो होती है नहीं, फिर वापस से पूरा देखना। उससे अच्छा क्या है, नोट्स में, शॉर्ट में, खैर, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू, हर एक अलग अलग हो सकता है। अच्छा है अपने पास सुविधा है तो उसका इस्तेमाल किया जाए। मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखो तो, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा था बेटे किसी ने, उसको अपन डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड अ प्लैनेट वेरीज विद एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, where mu naught and k are positive constants denoting radius of the planet by capital R. Find the altitude at which a point flash of light spreads around the planet in a spherical layer concentric with the planet in addition to the other direction. किस हाइट पे ऐसा होगा, बेसिकली ये क्या पूछना चाह रहा है कि ये हमारे पास कोई स्फेरिकल प्लैनेट हो गया, ठीक है। अब इसके आसपास कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में अलग अलग अपने पास वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर, इनके कहने का मतलब कुछ है। ठीक है, find the altitude at which a point flash of light spreads around the planet in a spherical layer concentric with the planet in addition to other directions. Point flash of, क्या बोलना चाह रहे हैं ये, इसका मतलब शायद कुछ ऐसा है कि मान लो हम किसी एच एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वहां पे कोई पॉइंट फ्लैश ऑफ लाइट, अब वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, राइट। अब इनके कहने का मतलब है कोई एक डायरेक्शन तो ऐसी हो कि तो पाथ जो है वो कॉन्सेंट्रिक विद अर्थ रेडियस हो जाए, ऐसा भी पाथ, ठीक है, ऐसा भी बात। तो भैया ऐसे बात कब होगा? मतलब उसी पॉइंट पे हो जाएगा वो स्फेरिकल पाथ। उसी उसी भाई उसी पॉइंट पे होगा, और क्या। उसी पॉइंट पे हो जाना चाहिए, फिर आगे हुआ उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। आगे तो मतलब हमें ऊपर जाएगा तो हमेशा ही होगा ना। हाँ,
देखो इसमें ऊपर। क्या हो रहा है, एच एच बढ़ने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। हाँ। इसका मतलब आप रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यू आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, राइट? मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अच्छा, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाय। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस के। तो डी म्यू कितना आ जाएगा? माइनस के डी। सर आपका आवाज पर हम्म 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 हम्म। ये ऐसे लिखे हैं इसको हम, वन, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया ना, तो अब वो के डी एच ही रहेगा, डिवाइडेड बाई म्यू। एंड व्हाट इज म्यू? म्यू इज म्यू नॉट प्लस के।
हम्म 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 हम्म, जब मान लो यहाँ पे है, अब यहाँ पर नॉर्मल अगर ड्रॉ करना है तो ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हम, ठीक है। ये लाइन हो गई नॉर्मल इस जगह पर, ये एच, ये हो गया, ठीक है? अब ये किसी भी इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल कितना होगा ये कैसे पता चलेगा, देखने वाली बात है।
अरे इस क्वेश्चन में तो थोड़ी हाई फाई ज्योमेट्री लगानी पड़ रही है यार, क्या चक्कर पड़ रहा है मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। बाद में बताता हूँ यार इस क्वेश्चन को तुमको, अभी ठीक है तो सर। बिल्कुल हवा नहीं लग रही। वो शायद एक्सप्लेनेशन भी मतलब अच्छे से नहीं दिया है कि एग्जैक्टली क्या है वो। अच्छा, ये क्या कहाँ से क्वेश्चन लिया है ये तुमने? वो पता नहीं सर, किसी दूसरे बच्चे ने डाला था ग्रुप। अच्छा अच्छा, ठीक है आप देखते हैं इसको। अभी अपन EMI पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम मोशनल EMF की बात कर रहे थे, है ना? कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं, देखो कैसे। मान लो हमें कहा जाए कि ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ रेल है, और ये जो पूरा फ्रेम है, फ्रेम इज रेजिस्टेंस लेस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का। उस फ्रेम के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, एक फ्री टू स्लाइड रॉड AB रखी, और ये एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ सकते हैं कि अपन टॉप व्यू इसका देखें। इस रॉड का मास M है, ये गैप L दिया हुआ है मेरे को। मैंने इस रॉड को V0 वेलोसिटी दी एट T इक्वल टू 0। तो हमें पता करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रॉड एट टाइम T टाइम पे रॉड की स्पीड पता करनी। कैसे करेंगे इसको बच्चों, ट्राई करो। हाँ भाई, देखो हमने इस
ए बी को वी नॉट वेलोसिटी दे दी, तो इसमें क्या होगा, बी एल वी नॉट EMF इंड्यूस्ड एट टी इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी बी एल वी नॉट। तो एट टी इक्वल टू 0 ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैसा बन जाएगा बेटे, वायर और ये बी एल। अच्छा हमें दिया हुआ है रॉड ए बी हैज रेजिस्टेंस इक्वल टू आर, तो ऐसा इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं। कितना करंट फ्लो करेगा एट टी इक्वल टू 0, it will be BL V naught by, और ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा बेटे, सर आपका आवाज कट रहा है। this current will flow in anti-clockwise direction. Now if the current flows in anti-clockwise direction, current carrying rods लगेगी, करंट कैरिंग रॉड है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, ILB IDL क्रॉस B के हिसाब से पीछे लगेगा, तो इसका मतलब रॉड की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन स्पीड कम होगी तो करंट भी कम होगा, स्क्वायर बी बाई आर इतना फोर्स उस पर लगने लग जाए। ठीक है, अब क्या है, फोर्स लग रहा है पीछे, वेलोसिटी है आगे, तो F इज इक्वल टू माइनस एम डी वी बाई डी टी ऐसा लिख सकते हैं। ये एट टाइम t मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब F को मैं लिख दूंगा आई एल बी इक्वल टू माइनस एम इंटू डी वी बाई डी टी, और आई एल बी की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ पूरी, टी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर इक्वल टू माइनस एम डी वी बाई, तो इससे क्या आ जाएगा बेटे, टी स्क्वायर एल स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई आर, टी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर, टी स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई, दिस implies b square l square t by mr इक्वल टू ln v, तो ln ऑफ v माइनस ln v नॉट, तो वो हो जाएगा ln ऑफ v डिवाइडेड बाय v नॉट। और एक माइनस साइन यहाँ पे, तो ln v बाई v नॉट की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर, या v को कितना लिखेंगे, v नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर, ऐसा एक्सपोनेंशियली इसकी स्पीड कम होने। अब जैसे
देखो कितना टाइम लगेगा वेलोसिटी जीरो होने में, एज टाइम अप्रोचेस इंफिनिटी वेलोसिटी अप्रोचेस जीरो, इनफाइनाइट टाइम लगभग लगेगा। उतने समय में मान लो हमसे पूछा जाए फाइंड द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, तो ये पता कर सकते हैं क्या बेटे पूरे इनफाइनाइट टाइम में सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? हाँ कर सकते हैं। आई स्क्वायर आर डी टी। इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी एक तरीका इसका ये है, इट विल बी इंटीग्रल आई स्क्वायर आर, आई को हम लिख दें कितना, बी एल वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। ये तुम्हारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू इंटीग्रल ऑफ बी स्क्वायर। और v की क्या वैल्यू आई थी बच्चों? v की वैल्यू आई थी v नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर। तो इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी टी ऐसा करना है, ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई आर इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेस पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई। तो ये आ जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस के टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/k, तो 2b स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू ई रेस टू दी पावर -2b स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर से बी स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल होता है, आर से आर कैंसिल होता है, -12m v0 स्क्वायर ई रेस पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस पावर -0, ई रेस पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, ई रेस पावर 0 हो जाएगा 1, ये बराबर हो जाएगा हाफ एम v0 स्क्वायर। ये अपन डायरेक्टली भी बोल सकते थे, क्यों भाई? देखो और तो कोई एनर्जी का सोर्स है नहीं ना, जैसे कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में करंट कहाँ से फ्लो आ रहा है? इस वायर की काइनेटिक एनर्जी से ही तो हीट जनरेट हो रही, राइट? तो हम ये भी लिख सकते थे हीट जनरेटेड इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वायर। और इनफाइनाइट टाइम में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, शुरू में वी नॉट थी, तो वायर की काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हुआ है। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, ठीक है? हाँ हाँ तो अगला सवाल हमसे पूछा जाए, ये स्लाइड देखना है क्या? हो गया सर। हो गया। इन द अबव प्रॉब्लम find work done by magnetic field on the wire from t equal to 0 to t tending to infinity। इस पूरे समय में मैग्नेटिक फील्ड का वर्क वायर पे कितना हुआ है ये हमें पता लगाना।
हाफ एम बी नॉट स्क्वायर ही होगा ना। 0 आएगा ना। हाँ, क्या आंसर आएगा? विल इट बी माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर? हाँ वायर पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा था। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। और देखो, जैसे वायर की वेलोसिटी v है आगे, करंट फ्लो कर रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वायर पे किधर लग रहा है? आई डी एल क्रॉस बी के हिसाब से पीछे ही तो लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क वायर पे नेगेटिव होगा, इस नेगेटिव वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो लॉस एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर का वर्क आ गया है। क्यों हुई ये बात? जो मैंने लिखी हुई है ये सही लिखी हुई है या किसी को आपत्ति है? बराबर है। बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छा, मैं क्या हूँ? बिल्कुल गलत, पूरी तरह से शुद्ध रूप से गलत है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। इनफैक्ट इसका आंसर होगा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये सही, ये गलत। अभी तो हमने तो पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी में, पढ़ा नहीं था क्या? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। सो वो तो तब ना जब वेलोसिटी चेंज नहीं करता हो पार्टिकल का। नहीं, उल्टा लॉजिक बोल रहे हो तुम, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क 0 होता है, इसलिए चार्ज पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। दिस इज नॉट अदर वे राउंड, ऐसा नहीं है कि क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं हो रहा इसलिए वर्क 0 होता है। तो इसमें जीरो क्यों है? इसमें 0 क्यों है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। और अगर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो वायर की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कैसे हुआ? कौन? वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी हाँ डेफिनेटली डिक्रीज हुई है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डेफिनेटली नेगेटिव, बट ऑन द अदर हैंड वी आल्सो नो वन थिंग दैट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज 0। और कोई फोर्स हमको इधर नजर नहीं आ रहा जो वायर पे लग रहा है जो वर्क कर सकता है, राइट? हाँ। तो फिर ये क्या सिस्टम क्या है? ऐसा कैसे हुआ? बताओ बच्चों। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में वो हीट को कंसिडर नहीं किया। अरे, वर्क एनर्जी थ्योरम में तो हीट को कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। वर्क लेकिन एनर्जी वो थ्योरम भी तो तो एक बोलते हैं, एनर्जी है ना, नहीं नहीं, एनर्जी है डिसिपेशन। बट दैट इज नॉट मैकेनिकल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए लगता है ना बेटा। हाँ वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एस, राइट? तो फोर्स तो दिखाना चाहिए ना हमको, उसी का तो वर्क निकालेंगे।
समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? BIL ही है ना बस फोर्स तो, हाँ बेटे, एक ही फोर्स है ना उसका। एक ही फोर्स है। दिख एक ही रहा है, फोर्स है नहीं एक, देख एक रहा है। सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम की जब अपन डेफिनेशन लिखते हैं क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये ऑल पे बड़ा स्ट्रेस होता है। इसका मतलब होता है क्या? वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय ऑल इंटरनल फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल फोर्सेस का वर्क भी लेना पड़ता है ना बच्चों, हाँ कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का वर्क लेना होता है? वर्क सब एनर्जी थ्योरम लगाते समय सब लेना होता तब लेना होता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। अब यहाँ पर क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड है, और वो जीरो है। और पहला कारण ये सुन लें कि वो जीरो कैसे है ना। ध्यान दो, जब आप किसी भी फोर्स के वर्क को लिखते हो इंटीग्रल एफ डॉट डीएस, तो डीएस क्या होता है? डीएस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ। ये होता है या नहीं होता? हाँ। जैसे है। मान लो कि एक रॉड को मैंने यहाँ पर हिंज कर दिया, और वो रॉड जो है वो आराम से स्विंग कर रही है ऐसे, ठीक है। अगर मुझे ग्रेविटी का वर्क लिखना है तो मेरे को देखना पड़ेगा सेंटर का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर हिंज फोर्स का वर्क लिखना है तो देखना पड़ेगा कि हिंज का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट। जिस भी फोर्स का वर्क लिखना है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। उस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उस फोर्स का वर्क तय होगा। अब ग्रेविटी, हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का वर्क लिखना है तो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड का फोर्स लग किस पे रहा है उसको देखना पड़ेगा, फिर वर्क कैलकुलेट होगा। अब ये ध्यान दो, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था बेटे IDLB, तो ये बेसिक फॉर्मूला नहीं था। बेसिक फॉर्मूला तो क्या था? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। उससे हमने डिराइव किया था IDL क्रॉस बी, है ना। बी को हाँ मैंने क्या लिख लिया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्यू को हमने लिख दिया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ADL इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी। और चार्ज, मतलब चार्ज लिखने के लिए E लिख दिया था। और AEVD टाइप की, NAEVD टाइप की टर्म बन गई थी, तो IDL क्रॉस बी ऐसा ये आ गया, राइट। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में नेगेटिव भी आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो नेगेटिव साइन उधर कंज्यूम हो जाता है, ऐसे फोर्स आता है। तो बेसिकली ये जो फोर्स जिसको हम IDL क्रॉस बी लिख रहे हैं ना, वो लग किस पे रहा है? दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन, इट इज एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वायर। इट इज एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वायर, उन पे लग रहा है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वायर का क्या चक्कर है भाई? ये वायर है, इसको थोड़ा अपन क्यों समझ लेते हैं कि बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, कल्पना करते हैं हम लोग क्या। ये वायर तो जा रहा है v वेलोसिटी से आगे, इसमें करंट बह रहा है ऊपर। इसका मतलब जो इस वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं नीचे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नीचे जा रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इसका मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की वेलोसिटी है या नहीं बच्चों? एक तो जो वायर के साथ वाली, और एक कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वाली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन दोनों वेलोसिटीज की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, देखना।
ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं अलग कलर में बना देता हूँ और वायर के साथ वाली को अलग कलर में, ऐसा हो। अब देखो v क्रॉस b करते हैं, जो वायर के साथ वाली वेलोसिटी है उसकी वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मैं v क्रॉस b करूं तो वो तो ऊपर आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो इसलिए v क्रॉस b की वजह से फोर्स तो नीचे आएगा। राइट, ये बात समझ में आ रही है बच्चों? v क्रॉस b की वजह से जो फोर्स आएगा वो तो नीचे की तरफ आएगा, अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर फोर्स आएगा। ठीक है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से फोर्स किधर आएगा? v क्रॉस b करोगे तो राइट साइड में वेक्टर आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो वो वाला फोर्स पीछे आएगा। ठीक है, ये इधर जो ये फोर्स आया है, इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे? अगर डीएल लेंथ का सेगमेंट इसका कंसिडर करें तो उस डीएल लेंथ में अब तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है मेरे को। तो चार्ज कितना है? ई एन ए, ई एन ए, एन ए, ये चार्ज हो गया। क्यू वी, इतना वो फोर्स, राइट, इनटू डीएल, इनटू डीएल, डीएल पे इतना। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से कितना है बेटे? ये है वही लिखते हैं क्यू वी भी, क्यू को क्या लिखते हैं? ई एन ए डी एल इंटू वी डी इंटू। ठीक है, अच्छा इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर आप निकालो, इन दोनों फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो वो कुछ किस डायरेक्शन में आएगा? एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन। और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है? एक वेलोसिटी है राइट में, एक वेलोसिटी है नीचे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कुछ ऐसे आए। तो ये एफ रिजल्टेंट है और ये नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है ना, उसका वर्क डन जीरो ही आएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बीच में एंगल 90 डिग्री ही है भैया। अब इसमें देखो, हाँ, अगर अगर हम बात करें डायनेमिक्स की, तो ये वाला फोर्स जो है वो रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और ये वाला फोर्स क्या काम कर रहा है? ये वाला फोर्स ईएमएफ जनरेट कर रहा है। ये किस पे फोर्स आया? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ये फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स आया। ठीक है बेटे, ये फोर्स किस पे आया है? इलेक्ट्रॉन्स पे आया है। कितने चार्ज पे फोर्स आया है? ई एन ए डी एल, इतने चार्ज पे ये फोर्स आया, राइट। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना होगा? ई एन ए डी एल से डिवाइड कर दो तो बी इंटू वी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जो कि कितना है? बीवीएल। ठीक है, ये वाला हाँ फोर्स करंट बहाने का काम कर रहा है, और ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन दोनों ही फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, या यूं कहें कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है उस रिजल्टेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है क्या? रिजल्टेंट फोर्स। इसकी वजह से अगर वर्क डन की बात की जाए तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड है जीरो के बराबर।
वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो के बराबर। तो वर्क कर कौन रहा है भाई यहाँ पर, जिससे वायर की काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है? अच्छा, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई बेटे? मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का वर्क जीरो होगा। पहले तो इस चीज को अपन इंडिपेंडेंटली समझ लें, काइनेटिक एनर्जी की ओर ध्यान ना दें अपन। तो देखो, ये वाला लॉजिक सही नहीं है। ये लॉजिक जब कोई देता है कि साहब वायर की वेलोसिटी आगे है और ILB फोर्स पीछे लग रहा है, तो वर्क जीरो हो जाएगा। अरे भैया, ILB फोर्स ऐसे नहीं देखते हैं कि मेरे को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ILB किस पार्टिकल पे लग रहा है, राइट? ILB लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नीचे की तरफ है, उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है DL लेंथ पर, उसको मैं IDLB नाम दे रहा हूं। तो ये IDLB फोर्स तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है साहब, इसका वर्क जीरो है, राइट? और IDLB ही टोटल फोर्स नहीं है, एक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर भी आ रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, और जो वेलोसिटीज हैं उन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इस वजह से नेट वर्क डन कितना है? जीरो। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी में चेंज की, तो व्हाट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? ध्यान सर दो। हाँ, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल कैसे बताया? 90 डिग्री एंगल कैसे बता रहा है? देखो भाई, बड़ी आसान बात है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो फोर्स अपन लेकर के आए, वो कौन सा फॉर्मूला लेकर लगा के लेकर के आए तुम? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी, ये लेकर के आए। हाँ। मान लो एक फोर्स को F1 बोल दिया, तो उस फोर्स को वो V1 वेलोसिटी की वजह से है, तो F1 को क्यू V1 क्रॉस बी लिख दूंगा, और F2 को क्या लिख दूंगा? क्यू V2 क्रॉस बी। एंड व्हाट इज F1 प्लस F2? ये हो जाएगा क्यू, कॉमन आ गया, V1 क्रॉस बी प्लस V2 क्रॉस। और ये V1 क्रॉस बी प्लस V2 क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूँ? V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर क्रॉस बी। हाँ। यानी रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आ गया? Q इंटू रिजल्टेंट वेलोसिटी इन क्रॉस बी। इसका मतलब F रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही तो आएगा भाई। हाँ सर, समझा। समझे बेटा? वो अपन ने उसको ब्रेक कर करके समझा, अन्यथा हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे भैया रिजल्टेंट फोर्स तो क्यू वी क्रॉस बी तो होता है, टोटल फोर्स तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आना ही आना है। वो तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक सत्य है, वो हमेशा सत्य ही रहे। ठीक है? अच्छा, अब अगली बात, विच वर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वायर? तो वो वाला फोर्स कौन सा है? दैट फोर्सेस, दैट वर्क इज ड्यू टू इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस मतलब कौन सा? ये तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट सा स्टेटमेंट है। इंटरनल फोर्सेस मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बेटे, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स आर अंडरगोइंग inelastic collisions with each other and with the walls of the wire. Electrons undergo inelastic collision with each other and with the walls. Walls मतलब basically
atoms or ions of the wire, right? And the internal force in this collision does a negative work on the wire, और वो जो नेगेटिव वर्क है वो -12 mv0 स्क्वायर ही है, राइट? और देखो इसका ये प्रूफ भी है, क्यों? क्योंकि ये जो इनइलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं, इसी की वजह से तो थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है ना बेटा। इसी की वजह से क्या है, थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही, राइट? हाँ तो ये अपने को समझना, ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। Okay. अब देखो इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि ये एक फ्रेम है जिसका रेजिस्टेंस है R, और ये वर्टिकल प्लेन में लाई स्मूथ रेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक है? वायर का मास m है, लेंथ l है, दिस हैज जीरो रेजिस्टेंस, और इनका भी रेजिस्टेंस 0 है। Wire is released from rest at t equal to 0. मैग्नेटिक फील्ड B है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो हमें पता करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एट टाइम ये हमें पता, ये पता कर सकते हैं क्या भाई? देखो ट्राई करो, अभी जिस तरह से इक्वेशंस अपन ने लिखी थी उसी तरह से करना है। तो दो इक्वेशंस यहाँ पर साइमल्टेनियसली बनानी होती है बच्चों। एक कौन सी, ईएमएफ इंड्यूस और ईएमएफ इंड्यूस से करंट वगैरह की इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन कौन सी, मैकेनिक्स वाली, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
हाँ बेटा, देखो इसमें भी क्या करें, मान लेते हैं एट टाइम t वेलोसिटी ऑफ द वायर इज, अच्छा करंट फ्लो करेगा ही करेगा इसमें, क्योंकि बाहर आने वाली फीड लाइंस बढ़ रही हैं, तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मान लेते हैं करंट इन वायर इज आई, कुछ ऐसा करंट में बह रहा, और आईडीएल बी के हिसाब से फोर्स ऊपर लग रहा होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने नीचे मानी। इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनाएंगे अपन, बी क्रॉस बी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, डी एल बी के बराबर, आर इसका रेजिस्टेंस है, आई करंट बह रहा है, तो उस इंस्टेंट पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू बी एल बी बाई आर। फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स, क्योंकि आई एल बी है और आई को लिखते हैं बी एल बी बाई आर इंटू एल इंटू बी, तो फोर्स हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई, ऐसा फोर्स हो जाएगा। इस पर और भी फोर्स लग रहा है, एक mg फोर्स भी लग रहा है नीचे, तो हम क्या लिखते हैं, mg माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर इज इक्वल टू ma, दैट इज m dv बाई m से चाहो तो इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू वी इज इक्वल टू बी वी बाई, और इसको हम इसको k बोल सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, g माइनस k इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या डी वी अपॉन जी माइनस के वी इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेट इसको कर दें बेटे 0 से t तक, इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से v तक, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, तो t इज इक्वल टू माइनस 1 बाई के एल एन ऑफ जी माइनस के वी माइनस एल एन जी, ऐसा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। माइनस के टी इधर आता है, एल एन ऑफ जी माइनस के वी बाई जी, ये इतना आ जाएगा, या g माइनस के वी बाई जी बराबर आ जाएगा e रेस टू दी पावर माइनस के टी के, या g माइनस के वी बराबर आ जाएगा g e रेस टू दी पावर माइनस के टी, या g इंटू 1 माइनस ई रेस पावर माइनस के टी इक्वल टू के वी, तो v की वैल्यू आ जाएगी g बाई के 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस, यहाँ पर k कितना है, k बराबर है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर। क्यों बेटे, बात समझ में आई। तो इसमें क्या होगा, इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी, ये चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की तरह की इक्वेशन आई, आई है कि नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये स्टडी स्टेट अचीव कर लेगी, यानी वेलोसिटी के बढ़ने की रेट बहुत ही कम हो जाएगी। हालांकि theoretically speaking that time will come at infinity, as t approaches infinity velocity becomes equal to g by k की वैल्यू पुट कर दो तुम, तो एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसी वेलोसिटी इसकी इन्फिनिटी पे हो जाएगी। इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। एक बार इतनी वेलोसिटी हो गई, फिर उसके बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे जाता रहे, देखो हो क्या रहा है, एट
V equal to V terminal, power delivered by gravitational force is equal to rate of heat produced in the sun. या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू negative of work done by negative of rate of work done by internal force, है ना। देखो पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन अलग से कैलकुलेट करें तो वो mg इंटू वी आ जाएगा, एंड एट v इक्वल टू वी टर्मिनल ये बराबर आ जाएगा mg इंटू वी टर्मिनल की क्या वैल्यू आई थी बेटे, mg r अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये कितना आया है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। और रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड की अगर बात करें तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितना होगा बेटे, इज आई स्क्वायर आर, आई को क्या लिखेंगे बी एल बी बाई आर, तो उसका होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर। और v v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी की पावर 4 एल की पावर, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू आर अपॉन बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई बेटा। देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हाँ है ना। इसके पहले क्या हो रहा था, टर्मिनल वेलोसिटी के पहले भी ऐसा हो रहा था क्या, एट v लेस देन टर्मिनल वेलोसिटी जो ग्रेविटी जो वर्क कर रहा था, बेसिकली क्या हो रहा था उस समय पर, वर्क डन बाय ग्रेविटी या प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, ये किसके बराबर आ रहा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वायर के बराबर था। क्योंकि जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से कम थी तब तक तो स्पीड बढ़ रही थी ना, स्पीड बढ़ रही थी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही थी। या इसी इक्वेशन को घुमा फिरा के ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वायर, राइट। एंड नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर। ये बात समझ में आ रही है बेटे। जब तक वायर ने टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर नहीं करी है तब तक क्या हो रहा है, ग्रेविटी का वर्क दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, उसका कुछ पार्ट वायर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के काम आ रहा है और कुछ पार्ट जो है वो इंटरनल कोलिजन के फोर्सेस में डिसिपेट हो रहा है, जो कि फाइनली हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। लेकिन जब टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना तो हो गई बंद, तो ग्रेविटी का वर्क, जितना भी बेचारा ग्रेविटी वर्क कर रहा है, वायर की पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी लॉस हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के बिल्कुल काम नहीं आ रहा, वो पूरा का पूरा किस में जा रहा है, एक एक पाई पाई उसकी हीट प्रोड्यूस करने में खर्च हो जा रही है। कब, टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद। उसके पहले क्या था, कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के भी काम आ रहा था, कुछ में भी जा रहा था।
इज इट क्लियर बेटा? हाँ सर। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना? बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। ईएमएफ का शीट कितना कर लिया भाई तुम लोगों ने? एक्सरसाइज 1 हमारी डिस्कस हो गई थी क्या उसकी, कि कुछ पार्ट बचा हुआ है कुछ पार्ट बचा है सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में अपन ईएमएफ की शीट डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1 पूरा कर लो अब उसका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितना भी है ना, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो। ठीक है, मेरे ख्याल से उसमें टॉर्क वाले क्वेश्चन बचे हुए होंगे अभी, और वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चन भी बचे हुए। हाँ सर। ठीक है, ओके भाई। थैंक यू सर।